अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। हस्बे ज़ायका, हस्बे रवायत, हस्बे आदत और हस्बे मंशा आज जरा इजाफा कर रहे हैं कि मंशा भी है आप लोगों की। इमदाद हुसैन शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज आपका वादा था कि शरीफ खानदान की तारीख वो जो किताब लिख रहे हैं इमदाद हुसैन शहजाद साहब, उसमें ये परोएंगे ये सफ़े सारे। और दालगिरा चौक में इनकी कहाँ किस जगह मुलाजमत करते थे, पांडी शांडी कहते थे इनको, कि वहां 35 रुपए या 40 रुपए पे महाना मुलाजम थे। चौई शरीफ और उनके बड़े भाई जितने भी हैं सारे, यानी नवाज शरीफ के ताए और चाचा वगैरह जितने भी हैं ना, वो एक ही दुकान पे और पाक ब्लॉक में उनका घर था। वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। और ये भी आप नाजरीन ने एक बात हम तक पहुंचाई है और उसका दूसरा सबूत मैंने यूं दिया था आपको। 1988-89 की इनकम टैक्स की रिटर्न, कोई 9 लाख से जायद आमदन, मैं 9 लाख कह रहा हूँ, 90 करोड़ नहीं कह रहा ना, मैं 9 करोड़ कह रहा हूँ ना 9 अरब कह रहा हूँ। चौधरी शरीफ की डिक्लेयर्ड आमदन जो थी वो 9 लाख समथिंग थी। और वो मैं कोशिश करूंगा कि बैकग्राउंड पे चल सके और वो फैसला भी चल सके। वहां से आप अंदाजा लगा सकेंगे कि ये जो जद्दी पुश्ती अमीर, जद्दी पुश्ती होता है जी, अबाओ अजदाद। तो उथों जद्दी पुश्ती ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੁੱਲ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਮਦਾਦ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਹੁਸਨ ਦੀ रौनक मांद कर दी थी, खत्म कर दी ना वहां पर आप शाही मोहल्ला जो था बादशाह मस्जिद के साथ। तो वहां कुछ वाकया इमदाद हुसैन शहजाद साहब ने बताए थे, तो उसमें भी गुफ्तगू होनी है। माजरत ये करनी थी, एक तो जो कल सुबह की प्रोग्राम था उसमें अपना फरीद कुरैशी की जो वीडियो थी वो नहीं लग सकी। फिर वो जो तस्वीरें जो नवाज शरीफ की गाड़ियों में बैठने की, जुबैर उमर की, वो जुबैर गुल की, सारी तफसीलात लगा नहीं सकी। का एडिटिंग में थोड़ा सा मसला था, इसलिए वो सारी चीजें आप तक आ नहीं सके। लेकिन नए प्रोग्राम अभी हम करेंगे तो उसमें कोशिश करेंगे, या मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपनी टीम के साथ कि ना, या मैं बात कर रहा हूं ना, तो वो वीडियो सारी जो है फरीद कुरैशी की बात करने की, और गाड़ी में जब गाड़ी में टक्कर मारने की वो वाली, और खास तौर पर जो है क्या कहते हैं रोरा इसमें बैठने की, वो सारी वीडियो साथ लगा दे। टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज वो लगा दे। हम इस वक्त बर्मिंघम की चेस्टर रोड के ऊपर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे ये इमारत देख सकते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर डेट सोल्यूशन सर्विसेज का दफ्तर है और एंटोनियो गोल्डिंग उस शख्स का नाम है जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। कंपनी हाउस पर यह कंपनी 2017 से रजिस्टर्ड है और इस कंपनी की अपनी वेबसाइट भी मौजूद है जिसके ऊपर सारी तफसीलात दर्ज हैं। ये कंपनी है डेट कलेक्शन की, यानी कर्ज वसूली की कंपनी है और लोगों के लेन देन के मामलात में ये कर्ज वसूल करते हैं। 20 मई 2021 को इसी साल गुज़िश्ता महीने जो वीडियो मुहैया की गई नून लीग की तरफ से, जिसमें ये दावा किया गया कि ये अफराद जो हैं ये नवाज शरीफ पर हमला करने की गरज से आए थे, उन वीडियोज़ के अंदर जो बगैर मास्क के शख्स नज़र आ रहा है उसी का नाम एंटोनियो गोल्डिंग है और वो इस इमारत के अंदर उनका दफ्तर है। ये मसरूफ़ शाहरा है, आप देख सकते हैं गाड़ियाँ यहाँ से गुजर रही हैं और इस इमारत के ऊपर उनका दफ्तर है। इनका काम कर्ज वसूली का है और ये कोई हमले करने वाले लोग नहीं, ये लोगों के कर्ज के लेन देन के मामलात में अपना किरदार अदा करते हैं। और इसी सिलसिले में आपने देखा था कि उन्होंने अपने हाथ में फाइल पकड़ रखी थी, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जिस तरह से मामले को एक रुख दिया गया कि नवाज शरीफ पे पाकिस्तान के ऊपर भी हमला कर उन्हें मारने की कोशिश की गई और लंदन के अंदर ये कोशिशें की जा रही हैं और इशारा जो है वो इदारों की तरफ किया गया, जिसके बाद वो वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और पुलिस को रिपोर्ट भी की गई नून लीग की तरफ से। लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में मजीद कोई पेशरफ नहीं की। अगर हम लोग एंटोनियो गोल्डिंग को ढूंढ कर उनके दफ्तर आ सकते हैं तो पुलिस के लिए यकीनन मुश्किल काम नहीं है और पुलिस को पता होगा कि वो इसी दफ्तर से गए थे और डेट कलेक्शन के लिए गए थे, इसीलिए अभी तक इस मामले में कोई मजीद पेशरफ नहीं हुई। अब ये जो है नून लीग की जिम्मेदारी है, उनके रहनुमा की जिम्मेदारी है कि वो इस मामले पर वजाहत दें, वो बताएं कि इस वाक़े के दूसरे दिन वीडियोज़ क्यों रिलीज़ की गई और फ़ौरन बाद फिर इदारों के ऊपर इल्ज़ाम क्यों लगाया गया, जबकि ये मामला था कर्ज की वसूली का, डेट कलेक्शन का मामला था।
और ये जो लोग हैं इनका दफ्तर है, इनसे हमने यहाँ पे बातचीत करने की भी कोशिश की। एंटोनियो गोल्डिंग से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने इस मामले पर किसी भी किस्म के तबसरे से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करना चाहता, उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी क्योंकि उनका जो काम है वो इस तरह का है कि वो डेट कलेक्शन के लिए लोगों के घरों पर, उनके दफ्तरों तक जा सकते हैं। तो उन्होंने अपनी कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल भी नहीं बनाई हुई, उनका कोई तस्वीर, कोई वीडियो आपको किसी भी सोशल मीडिया पे नजर नहीं आएगी। उनकी वेबसाइट के ऊपर भी आपको उनका नाम, उनका फ़ोन नंबर मिलेगा, लेकिन उनकी तस्वीर नज़र नहीं आएगी। ये जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं ये भी नून लीग की तरफ से मुहैया की गई, जो कि उस वक्त भी चलती रही और अब भी आप देख सकते हैं कि बगैर मास्क के जो शख्स हैं यही एंटोनियो गोल्डिंग हैं, जो उस दिन हसन नवाज के दफ्तर गए थे डेट कलेक्शन के सिलसिले में। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी है नून लीग की, वो इस मामले पर वजाहत दें। बाकी आपको पता है हमने पावर सेक्टर के हवाले से हमने जो बता दिया था, ताबिश गौहर की इन्वॉल्वमेंट बाइको पेट्रोलियम के कॉन्टेक्स्ट में, उस पे हमारा तक खबर ये है कि वजीर आजम ने उस पर एक्शन गालिबन ले ली है। खबर आ जाएगी एक आध दिन तक। ये हमारा प्रोग्राम देखा है उन्होंने, कुछ लोगों ने उन तक पहुंचाया है, वजीर आजम तक पहुंचा है और उन्होंने उस पर एक्शन ले लिया है। और कहा यही जा रहा है कि बिजली का बहरान पैदा नहीं होने देंगे, लोड शेडिंग नहीं होगी और तेल जो है वो बाइको वगैरह से नहीं, पीएसओ ही टेंडर करेगा। और पीएसओ से पता नहीं ये हकायक कहाँ तक आते हैं, जो मेरे तक उन लोगों ने बातें शेयर की हैं। तो वो जो सबूत वो वाले थे वो भी मैं कोशिश करूंगा कि आज वो वाले भी साथ चल जाएं, ताकि वो पता चल सके। ये आप जो वीडियोस के फौरन बाद जो है ना, हम अगर प्रोग्राम भी कर रहे होंगे ना, तो साथ साथ वो खास तौर पर ताबिश गौहर जो है बाइको पेट्रोलियम में डायरेक्टर पे बोर्ड के ऊपर, फिर उनकी जगह जो उनके जो बंदा ओएसिस एनर्जी 40-50 हजार में बेची थी वो छोड़ के, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से वो चीजें सारी कोशिश करूंगा कि आज लाजमी लगे और में अपनी सोशल मीडिया टीम को ताकीद करेंगे। अब ये टेक्निकल काम है, इतना वक्त होता नहीं है, बहरहाल ये आप देख सकेंगे। चले हम आप आते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। तारीख, एक तारीख पे तारीख डालना होता है। ये वो अदालती तारीख की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है तारीख की, कि ये जो अरबपति, जद्दी पुश्ती अरबपति जो बड़ी बातें करते थे इत्तेफाक बाउंड्री बनाने से पहले, जहां जो मुलाजमे करते थे, पांडी थे या जो कोई भी थे, 35-40 लाख अपना रुपए, 35-40 रुपए महीने के पैसे लेने वाले, और तकारीर हैं वो कोशिश करेंगे। अब मैं ना अब्दास साहब आपकी इजाजत के साथ कोशिश करूंगा कि वो जो शहबाज शरीफ ने तकरीर की, मरियम ने तकरीर की, वो शहबाज शरीफ तो गरीब का बच्चा कहलाता था, मरियम कहने लगे नहीं वो जद्दी पुश्ती अमीर थे, वो जो गुफ्तगू सारी की, अगर हो सके तो वो भी मैं बैकग्राउंड पे चला दूं। हसन हुसैन के पास आज जो भी है वो उनके वालिद से उनको नहीं आया। वो कहते हैं ना, ये पैसा कहाँ से आ गया कि बच्चे इतनी छोटी छोटी उम्रों में अमीर हो गए और अरबपति हो गए। उस अरबपति दादा के पोते हैं जो 1960s और 70s में पाकिस्तान का अमीर तरीन इंसान था। मेरे खानदान को 22 खानदानों में शुमार नहीं होता था। मुझे इसके ऊपर बाइस फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। हिंदुस्तान से वो हिजरत करके आए और 30 की दिहाई में मेरे वालिद साहब ने लाहौर में अपने भाइयों के साथ मजदूरी शुरू की और इस तरह कारोबार में आए। चलिए अब माइक आपके पास है, इब्तिदा कीजिएगा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशक रब्बे जलील के बाबरकत नाम से आगाज है। हज़रत सिद्दीक साहब, आपको आपके प्यारे और मुखलिस नाजरीन जो दुनिया भर में हमें देखते सुनते हैं, उन सब की खिदमत में इमदाद हुसैन शहजाद का लंदन से अस्सलाम वालेकुम। ये गरम गरम सलाम है। गरम गरम ये मैं आप भी खाएं आज। हज़रत सिद्दीक साहब, सबसे पहले मैं आपकी गुफ्तगू के एक दो पहलुओं पे एतराज़ करना चाहता हूँ, ठीक है जी। और चूंकि वो एतराज़ ऐसा है कि वो मुझे बहुत ज़रूरी है कहना, आप चौधरी शरीफ ना कहें, मियाँ अच्छा शरीफ, उनका नाम अच्छा मियाँ। मियाँ। मजे की बात है कि ये अगर आप इनकी कॉस्ट दर कॉस्ट जाकर कोई हमें जो हमारे नाजरीन है तसीब भी करते हैं, हमें मालूमात भी देते हैं, आप अगर इनकी, मैं ज़ातों पे बात नहीं करता, लेकिन जो तारीख ख़राब हो जाती है ना, चौधरी शरीफ नामी बहुत अच्छे मोज़ीन लोग भी पाकिस्तान में मौजूद थे, तो शायद जब आप बात करें तो लोग कहीं मिक्स ना कर दें, तो इसलिए ये है मियाँ शरीफ। अच्छा, वे मियाँ भी कौन से हैं ना, ये हमने आपको पहले कई दफ़ा बताया है सर, कि ये जो है, ये जो पांडी था, जाना पांडी, जाना पांडी, हाँ देखिए मैंने हाँ पहले भी अर्ज किया था कि हमारे मोहल्ले में हम एक मर्तबा शक्करगढ़ के इलाके में किसी दावत पर गए थे वालिद मोहतरम के हमरा। तो वो वालिद साहब के जो पांडी था ना, वालिद साहब की दुकान थी, ग्रोसरी का स्टोर था, तो वो जो उनका पांडी था ना, उसके बेटे की शादी थी। तो हम गए थे, खुशी नाम था उनका, खुशी मोहम्मद। तो उनकी तो ये प्रोफेशन तो वैसे ये मजदूर लोग होते हैं, और ये अलकासिब हबीबुल्लाह मजदूर। तो लेकिन बात तो होती है कि आप अपना नस्ब जो है वो जहां आपने मेहनत की है। अच्छा देखिए, वो एक बच्चे को मैं जानता हूं कि वो इतना मेहनती बच्चा है कि उसको कभी, अभी माशाल्लाह करोड़पति है, कभी भी उसको पूछो जहां उसने चिकन शॉप पे काम किया था, बर्तन धोए थे, उसका जरूर जिक्र करता है, कहता मैं वहां से चला था, यहाँ से मैंने प्रोग्राम में भी उसके साथ बात की, परदेश कहानी में। तो बात ये डिराई करते हैं ना, इसलिए ये देखें ना, इनके आप बयानात देखें। वो मरियम कहती है हमारी पाकिस्तान में क्या, लंदन में भी कोई जायदाद नहीं है, और उसके फौरन बाद पैंतरा बदलती हैं, और उसके बाद कहती हैं कि वो नहीं, वो जो हमारे तो वो अब्बा जी जो थे वो बड़े अमीर आदमी थे, और वो जो है ना, वो जब उस पे लाद के लाए थे सोने की ईंटें, और वो उस पे गधों पे, और उसके बाद हमारा घर जो है वो, आपने जो अभी रिवील किया है पाक कानूनी, पाक ब्लॉक, पाक ब्लॉक आपने कहा ना, जो पाक ब्लॉक जो है, ये मैं आपको बता दूं, वो मेरे मेरे अंदर का लाहौरिया फड़क उठता है ना फिर। वो फिर पाक ब्लॉक एक वाहद ब्लॉक है अल्लामा इकबाल टाउन का, बल्कि वाहद नहीं, दो ब्लॉक हैं जो कानूनियां थी पहले, एक आसफ ब्लॉक, एक और पाक ब्लॉक। ये आसफ कानूनी और पाक कानूनी मुतवसत तबके की कानूनियां थी। वादत रोड के साथ जो वादत कानूनी है, वो सरकारी अफराद की रहायश गाह, और उसके साथ ये दो कानूनियां थी, जहाँ पे वो लोग रहते थे जो वहाँ दुकानें, और वो जो सरकारी अफराद, वो जो वहाँ मुलाजम पेशा लोगों की कॉलोनी में जो आते जाते लोग, उनके लिए वो दुकानें खुली हुई थी, कोई तंदूर था, कोई, ये वो इलाका है, ठीक है जी। पाक कॉलोनी, जिसको आप पाक ब्लॉक कहते हैं लामा इकबाल टाउन का, और आसिफ ब्लॉक, ये दोनों मुलहिका यानी ब्लॉक्स हैं, और ये शुरू होते हैं वहां से जब आप आबाद रोड से लामा इकबाल की तरफ, टाउन की तरफ आते हैं। तो ये वहां पर आपने बताया कि रहते थे। अच्छा, मुझे ये बात तो नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर पता है कि जब ये वहां से पीछे से अगर चले, तो मियाँ साहब मैं बता रहा था असल में, कि मियाँ भी ये यानी जात के हिसाब से कश्मीरी हैं, ठीक है जी। लेकिन मियाँ जो है आज तक कंफर्म नहीं हो सका कि ये मियाँ, इनका जो नस्ब है वो कहाँ से कहाँ जाके मिलता है। देखिए, मैं यहाँ एक बंदे को जानता हूँ लंदन में, उसने इतनी बड़ी किताब रखी हुई है, वो उसको कौन अब्बा जी, तो अब्बा जी दे, अब्बा जी, अब्बा जी दे, अब्बा जी, अब्बा जी दे, भाई वो जाके जनाब वो अपना शजरा नस्ब वो तो बड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन तस्दीक शुदा चीजें हैं। अच्छा, तो ये इनका जो नस्ब है, ये मियाँ, जो मैंने पहले भी एक दिन अर्ज किया था अपने प्रोग्राम में, हमारे वालिद साहब फरमाते थे मियाँ कोई ऐसी को खास, आप देखें आप किसी गांव में चले जाए, मियाँ जी किसको कहते हैं आपको पता है? मौलवी साहब को कहते हैं मियाँ जी। मियाँ जी जो होते हैं ना, मौलवी साहब होते हैं, उनका मियाँ जी है जी, मियाँ जी के घर खाना भेजना है, मियाँ जी के घर फलानी चीज भेजनी है, राइट। अच्छा, वो मियाँ जो होता है वो एक ऐसे जो बंदा, जब पैसे आ जाते हैं, दौलत आ जाती, लोग मियाँ साहब कहना शुरू। सेठ आप देखे ना, आप लाहौर में चले जाए किनारी बाजार में, हमारे दोस्त हैं वो, उनका वो गौरी है, लेकिन वो उनको लोग सेठ साहब कहते हैं। हाँ जी, वो सेठ जी। अब वो सेठ साहब इसलिए कहते हैं कि वो पैसेदार वाले आदमी हैं, मालदार लोग हैं, सब उनको सेठ जी कह के बुलाते हैं। तो ये मियाँ भी शायद मुझे तो शक्को शुबात लगते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे इतराज, जो मैंने अहम इतराज आपका करना, दुल्ला भट्टी तो बहुत नामवर किरदार था, पाकिस्तान की, पंजाब की तारीख का एक नामवर किरदार था दुल्ला भट्टी, गैरतमंद आदमी था, गैरतमंद। अगर उसको कोई कहता ना
कि तुमने पाकिस्तान को, उसके घर के बाहर जाके कहता चोर दुल्ला चोर दुल्ला चोर, वो लंदन होता तो वो वापस पाकिस्तान चला जाता गैरत से। वो इतना बड़ा, यहाँ उस बंदे को कत्ल कर देता जो ये कहता था कि, यानी इतना गैरतमंद आदमी था। तो आप वो भट्टी, दुल्ला भट्टी नहीं, वो दुल्ला हारों वाला मोटी हार मोटिए दे, हार मोटिए दे कभी आपने हार मोटिए दे, वो हार मोटिए दे जो होते हैं ना, वो एक मैंने बताया था कि एक डॉक्टर साहब थे, अच्छे मेहनती आदमी थे वो। ये जो है ना, ये हार मोती दे बाजारे उसर की फेवरेट चीज नहीं है जी बिल्कुल, ये बाज़ारे हुस्न की फेवरेट नहीं, ये लाजमी जुज्व है। अच्छा, दो चीजें जो है ना, वो मैं जो मुझसे आप ऐसे पूछ रहे हैं, वो लोग ये ना समझे कि शायद मैं हर रोज जो है वो बाज़ारे हुस्न पे जाता मैं नहीं, आप मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात लेकिन सुने मैं दादा लेकिन तारीख आप। दान हूँ, मैं वहां का रहने वाला हूँ, करीबी इलाके का। तो वो मैं आपको बताऊं, एक पान और एक ये जो होता है क्या कहते हैं, ये तमाशबीनों की खास निशानी होती है। अच्छा, जब वो मतलब जो होता है ना, अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, वो भी तारीख के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि वो जब गाना बजाना शुरू करती है ना वहाँ की जो तवाइफें होती हैं, तो उससे पहले उसके बाद किसी को इजाजत नहीं होती कमरे में जाने की, कमरा बंद कर दिया जाता है। लेकिन सिर्फ एक बंदा ऐसा होता है जिसको उसके दौरान भी जाने की इजाजत होती है, और वो होता है हारों वाला। हारों वाला जो है वो दौराने यानी परफॉर्मेंस भी जो है ना, वो अंदर आना जाना उसका लगा रहता है, और वो जाता है, वो हार तमाशबीन खरीदते हैं, वो फिर ऐसे हार पे फेंकना, हार फेंकते भी है ना तवाइफों पे, वो अच्छा उनको खुश होकर फेंकते हैं, तो वो उसकी खुशबू भी होती है, वो एक पूरा कल्चर है सर जी। देखे मेरी बात सुने, ये जो नाच गाना है ना, ये एक कल्चर भी है। आप एक उस नजर से भी इसको देखें, ये तो इसको इन्होंने कबी और मकरू जो है ना खेल बना दिया उन लोगों ने, कि जिन लोगों ने इसके अंदर जो है ना वो जिनसी बेरारवी पैदा की। वरना तो पहले लोग जो पहले हमने सुना है कि मुगलों के जमाने में तो लोग तरबियत के लिए भी तवाइफों के पास अपने बच्चों को उठना बैठना आप जनाब सिखाने के लिए भेजते थे। अच्छा, फिर वो ये हुआ कि जैसे हम आपने, तो हमारा मौजू तो वो ये था कि ये मैं इसलिए मैंने सबसे पहले ये इतराज कर दिया। एक तो ये चौधरी नहीं है, चौधरी कहने से तो मुझे बड़ा सख्त इतराज होता है, क्योंकि मैं चौधरियों का बच्चा हूँ मुझे बड़ा सख्त इतराज होता है कि कोई इनको चौधरी कहे, है ਤੁਸੀਂ जी। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰਾਈ ਹੋ ਨਾ ਨਾਲ ਇਮਦਾਦ लेकिन वो ਸਾਹਿਬ शरीफ कहेंगे तो वो राइयों का भी कुछ उसमें मतलब लोग मतलब मिक्स करते हैं। तो आप इनको वही कहें, यानी चले मियाँ साहब कह लें, मियाँ साहब वो, मैं तो कई नाजरीन ये भी कहते हैं कि आप इनको साहब, इनके इस तरह के अलकाबात से मत वो पुकारा करें। इतराजात बड़े हैं, साहब कहने पे बहुत एतराजात है, तो इसलिए साहब नहीं मैं कहने दूंगा आपको। हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में वो किसी के साथ हम ऐसी कोई बात ना करें जिसको वो बदतहजीबी समझे, तो इसलिए आप इनको मियाँ साहब कह लें। दूसरा, दुल्ला भट्टी से ना मिलाएं, खुदा का खौफ करें, वरना वो भट्टी जो है ना, वो अगर कहीं उसको पता नहीं, चल गया। आपने अभी लफ्ज मियाँ साहब का है या मियाँ साहब का है? अच्छा जी, वो कई अपनी अपनी मर्जी है नाजरीन की, कई लोग उसको अच्छा नून डाल देते हैं बीच में, कई उसमें मीम डाल अच्छा देते हैं और सांप अच्छा भी बनाते हैं, साहब अच्छा भी बना देते हैं। एक सांप भी होता है पता है आपको, एक होता है अच्छा स्वात अलिफ हे बे, साहिब, ये लफ्ज है साहब, ठीक है ना जी। तो एक होता है लफ्ज साहब, साहब जो होता है ना, वो साहब जी, वो जो जमादार आपने देखे जमादार, ठीक है ना जी, वो जिसको उनको पैसे दे देना उसको साहिब नहीं कहते, साहब जी कहते हैं, ठीक है ना हाँ जी। साहब। अच्छा, ये साहिब जो है ना आमतौर पे पाकिस्तान आर्मी में भी इस्तेमाल होता है, साहिब, सही लफ्ज साहिब, ठीक है जी। तो ये पता नहीं कई लोग इसमें दुरुस्तगी कर देंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो आपने जो अभी मौजू छेड़ा था, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि 9 लाख आमदन होगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यानी मेरे जो दोस्त हैं यहाँ एक लंदन में हैं, हमीद साहब, मैंने पहले भी कहा था, वो अक्सर मुझसे ये फरमाइश करते हैं कि किसी तरह मुझे उनसे मिला दें। अच्छा, मैंने कहा जी आप क्यों मिलना चाहते हैं? अब मैंने सवाल किया उनसे, वो कहते हैं आपको पता नहीं है मेरे वाले, इस तरह वो जरा धीमे लहजे में बात करते हैं, इमदाद साहब आपको पता नहीं है, मेरे जो वालिद साहब थे वो ब्रांदस रोड पे चौक दालगिरा पे उनकी दुकान थी, और वो हाँ मैं बैठे होते थे तो साथ ही वो मियाँ शरीफ साहब भी बैठे होते थे बाहर क्या कहते हैं चौकी चाइयों को ऐसी चीज डाल के। तो मैं उनको वो एक दफा मुझे मिले थे, मैंने बताया तो बड़े खुश हुए थे। तो अब भी मैं उनको बता, टूटा हुआ बोर्ड होता था इनकी फर्नेस का, जो दुकान थी इनकी, वो ये अमीर साहब बताते हैं, जिंदा है अभी इधर ही है, और वो रोज मुझे कहते हैं कि आप रोज उनकी बातें करते हैं, किसी तरह मुझे मिला दें। मैं कहा मुझे खुद नहीं मिलना चाहते वो तो कहते हैं ये वाला जर्नलिस्ट नहीं हमें चाहिए, हमें तो वो वाला जर्नलिस्ट चाहिए, वो मॉर्गेज वाला। तो ये मैं तो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह। हाथ तो बांधने वो ये वाला, हाथ बांधने वाला, दुम हिलाने वाला। अच्छा, तो वो ये कहते हैं कि जनाब इनका जो रहन सहन था, और इनका जो, अच्छा जो अमृतसर से, वो देखे मैंने नहीं कहा
अच्छा, अमृतसर वाली बातें आपने और मैंने नहीं कही हैं। आप जानते हैं ज्ञानी जैल सिंह कौन था? अच्छा, ज्ञानी बिल्कुल। जैल सिंह को रफीक तारड़ की तरह का प्रेसिडेंट नहीं था। मैं आपको ये भी आज बता दूं, ज्ञानी सिंह जो है वो बहुत बड़ा उनका ज्ञानी था पहले तो, सिखों का ज्ञानी बहुत बड़ा उनका आलम समझा जाता है। फिर वो बहुत पावरफुल आदमी था सिख कम्युनिटी का, जिसको उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया था। देखिए ना, वहां भारत में किसी कम्युनिटी के बंदे का, किसी यानी मुसलमान या सिख कम्युनिटी के बंदे का सदर बन जाना एक बहुत बड़ी यानी बड़ी बात है ना। तो बड़ा लाइक मैं उसको मिला हूँ ज्ञानी जैन सिंह साहब। गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल के चेयरमैन थे वो। इंडिया में एक स्कूल है जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में बीकन हाउस है, उस जमाने का वो बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, उसके वो चेयरमैन थे। तो मेरी एक तकरीब में 1982 में 81 में उनसे मुलाकात हुई। आई वॉज वेरी यंग। तो बड़े जहां दीदा आदमी थे। अच्छा, मजे की बात यह मुझे भी मिले थे वो, मेरे दोस्त थे वहाँ अपना मनिंदर सिंह आलूवालिया, जो वहाँ PA2 प्रिंसिपल थे, वो मुझे वहां ले गए थे। उन्होंने उनसे तारफ कराया, और गवर्नर दिल्ली जो था उससे भी तारफ कराया, मोहन सिंह उसका शायद कैप्टन लेफ्टिनेंट कुछ ऐसे नाम था उसका। तो वो उन्होंने जब तारफ किया, उन्होंने मुझे क्यों नहीं कहा इमदाद सहन तू फलाने का पुत्र है जी। अच्छा, अब्बा जी अमृतसर के क्यों नहीं कहा उन्होंने, है जी। मुझे बताएं, वो देखे ना जीरे का आदमी थे ये। ऐसे। यहाँ पर मनमोहन सिंह खालसा होते थे, मनमोहन सिंह खालसा हाँ। की डेथ हो गई, हमारे दोस्त थे। वो बंदे को पहचान लेते थे, कहते अच्छा तू वो लाहौर उत्थे रहना था ना तू, अच्छा 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 हाँ मैं तेन गुरु अर्जन देव सिंह दे उत्ते तकरीब च तेन मिलिया सा है। बड़े जहीन लोग होते हैं। तो अब उन्होंने मुझे नहीं कहा वो 81 82 में कि इमदाद हुसैन तू अमृतसर दी फलानी गली का फलाने महल्ले का फलाने का। उन्होंने इनको मिलते ही कहा। इन्होंने अच्छा, आज तक ये बात तो दुनिया को मालूम होगी, इनकी डिनाइड किसी के सामने कि नहीं ज्ञानी जैल सिंह गलत था या ज्ञानी जैल सिंह ने गलत कहा था। ठीक है जी, ये नहीं आज तक सामने आया। ये किसी के पास अगर कोई ऐसा सबूत हो बिल्कुल ऐसा ही। तो लेकर आए कि ज्ञानी जैल सिंह पे इन्होंने कोई केस कर दिया हो या इनको उन्होंने कम अज कम एतराज किया हो। अच्छा, उन्होंने ये कहा, ज्ञानी, मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, ये मैं नाज़रीन को बता दूं ना, हम कहते हैं, हम तो वो बात दोहरा रहे हैं जो उन्होंने कही। ज्ञानी जैल सिंह जो सदर थे भारत के, उन्होंने ये कहा कि यार तू, उन्होंने कहा जियाउल हक ने, वाकया कुछ यूं है ना, तो जियाउल हक ने जब कहा कि ये मेरे पंजाब के वजीर आला हैं, जियाउल हक से बड़ा प्यार करते थे, तारफ कराते, ये मेरे मतलब आप कोई बेस्ट खिलाड़ी होता है आपकी टीम का, आप सबसे पहले उसका तारफ कराते हैं। तो वो उन्होंने कहा ये मेरे जो है वो वजीर आला है पंजाब के। तो जाहिर है पंजाब का एक और भी होता है ना, प्रोटोकॉल भी होता है। देखें, ये बड़ी शख्सियात के मुलाकातों में एक प्रोटोकॉल होता है। अगर फर्ज करें कि दूसरा बंदा जो सामने वाला बंदा है, अगर उसका ताल्लुक मिसाल के तौर पे पटियाला से है, तो आप अगर आपका कोई आपकी टीम में कोई बंदा पटियाला का है, तो आप जरा कोशिश करेंगे कि उसका जल्दी तारफ कराएं ताकि वो एक प्लेजेंट माहौल पैदा हो जाए। ठीक है ना। बिल्कुल सही। उन्होंने, ज्ञानी जैल सिंह का पंजाबी थे, उन्होंने कहा ये मेरे जो है ना वो वजीर आला है पंजाब के। तो उन्होंने कहा मुंडिया तू कितों दा है जी, मैं जरा उसी लहजे में बता देता हूँ। कहा होगा उन्होंने कि मुंडिया तू कितों दा है। तो उन्हें देखे, अभी अभी मैंने एक तकरीब में किसी को पूछा आप कहाँ के, उन्होंने कहा मैं फलां शहर का हूं। मैंने कहा अच्छा, फलां को जानते हैं? उन्होंने कहा हाँ यार वो तो मेरा दोस्त है ऐसे। तो उन्होंने कहा मुंडिया तू कितों दा है, तेरे अब्बा जी कितों दे सी? उन्हें कहा जी मेरे अब्बा जी वो जाती उमरा। उन्होंने कहा जाती उमरा? वो एकदम बंदा चौंकता जिसको पता होता है। अच्छा उठों दा तू, रंग महल दा? अच्छा, वो रंग महल फलाने ਨੂੰ जानना सलीम बलोच ਨੂੰ, ਜਾਂ रंग महल ख्वाजा कलीमुद्दीन साहब ਨੂੰ जानना, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ जानना? ਉਹ ਜਦ ਪੁਰਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ख्वाजा कलीमुद्दीन ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸਨ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ अच्छा शरीफ अपना जिम्मेदार का मुंडा है वो। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है, मेरे दोस्त है यहाँ, उनको मैं पूछता हूँ मियाँ साहब तुसी कित्थों दे हो? वो कहते मियाँ साहब मैं लाहौर दा। मैं जी हाजी ताले मोहम्मद दा पोता। अच्छा अच्छा, हाजी ताले मोहम्मद यार भगवानपुरे वाले? अच्छा अच्छा, फलाने हाँ जी वो स्टील मिल वाले, वो मियाँ उमर हयात दे। देखो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਉਮਰ ਹयात ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਫਲਾਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰੀਫ ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨੇ ਪਾਂਡੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। और ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਵੈਲ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੋਲਡ ਸਪੋਕਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਡ ਸਪੋਕਨ ਆਦਮੀ ਸੀ। और उन्हें कहा कि अच्छा पुत्र है वो हरा ले ये वो गल चलती चलती जनाब। अच्छा, असी वादा किया है जनाब, हमने ये वादा किया हुआ है कि हम आपको जाती उम्रा का एक बाबा ढूंढ रहे हैं। हम कम अज कम चलो 100 का नहीं तो मतलब 90 का तो ढूंढ ही लेंगे इंशाल्लाह।
और जो 90 वाला भी बाप की बातों में बता देगा कि मेरा बाप कहा करता था कि इनका देखो, अगर हम नहीं कहते, वो कहे, वो बाबा जरूर कहे कि हाँ ये इनकी 4 मरबे जमीन थी और वहां पे देखो। मैं अभी किसी से भी, मुझे कल किसी ने कहा कि आपको डायबिटीज है तो आप लीची खाया करें, तो मैं कहा लीची तो लाहौर में जाऊं तो मेरे रिश्तेदारों की लगी हुई है जी, सारी सब्जियां मेरे रिश्तेदारों से लीची उनकी। देखे ना, एक रेफरेंस होता है ना। आप किसी को भी कहें, आप उसी वक्त कहेंगे अच्छा यार, अच्छा अच्छा तेरे की लगते, मैं कहा मियां महमूद अहमद मेरा कजन है, ठीक है, फलाना मेरा, ये फौरन पता चल जाएगा। अच्छा, अगर आपके मोतियों के हार की दुकान हो तो आप फिर कह देंगे मैं मीदे फुलेरा का भाई हाँ, ठीक है ना जी, वो लोहारी वाले का। ये रेफरेंस है, ये कोई किसी पे तनकीद नहीं हम करते। तो ये मानते क्यों नहीं, ये मानते क्यों नहीं। अच्छा, आज एक बंदा बता रहा था कि फलाना बंदा जी बड़ा अजीम आदमी, वो कहता असी नाई है, ठीक है जी। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ मैं सोचा डीएसपी ट्रैफिक लगा है। सही हो गया, ये हो गया। एक हर बात का एक सर जी स्याको सुबाक है ना। अच्छा, दूसरा आपने हाँ जो भी देखे वो काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम में दिखाया उन्होंने। अच्छा, वो मियां शबाज शरीफ साहब जो हैं, वो मुझे, मैंने कहा ना, मुझे वैसे देखने में वो ज़हनी मरीज लगते हैं नहीं असल में ना। अच्छा, वो बरूपिये हैं। वो हमारे महल्ले में एक आता था ईंट पकड़ी रंग रूंग किए हुए, हाँ वो ईंट हाँ मारने लगा, फिर वो कहता 5 रुपए दो, फिर वो सिगरेट पीना हो गया, भाई बरूपिया है। अच्छा, तो ये ना बहरूपिये हैं। अच्छा, ये बने हुए हैं ज़हनी मरीज टाइप ना। हमारा दादा जी अजीब आदमी था, हमें वो 22 खानदानों में भी अपनी भतीजी नु पूछ लो, वो करो तो फैसला करके तुरया करो, घर में बैठ के तो एक बात वो मेरा डिसाइड कर ख्याल लिया। है, नहीं नहीं, मेरा ख्याल है वो लगता किसी ये आपस ਚ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮਤਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ अभी ਪਿਓ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕੌਮ ਨੂੰ। तीर नाजी साहब मुमताज साहब है, उन्होंने ये खबर एक दफा जो है ना वो डिस्क्लोज की थी, फिर वो भी मुकर गई ये बात। अच्छा, ये बड़ा आजकल अजीब पाकिस्तान में रिवाज चला हुआ है, लोग मुकर जाते हैं, ठीक है ना जी। मैंने कल एक शख्स को ये पूछा था, बड़ी अहम बात आपको बताने लगा हूँ, बड़ी नोटेड बात, आप सुन लीजिए। मैंने पूछा था कि यार आप बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े आप शोर मचाते थे लेबर हकूक के लिए, लेबर के राइट्स के लिए, आपको याद है मियाँ शहबाज शरीफ उन्होंने जो अपनी भट्टी में लोग फेंक दिए थे, वो मुकर ही गया। अच्छा, वो मैं उसी वो कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं पता। तो मैं कहा यार आप मुझे लगता है आप लिबरल से जो है ना आप अनलिबरल हो गए हैं, ठीक है ना जी। और वो की जो चमक है ना वो आपके ऊपर चढ़ गई है। एनीवेज, उसमें मैं तहकीक कर रहा हूँ, अपने नाजरीन को ये मैं खबर दे रहा हूँ कि उसमें बड़ी तहकीक कर रहा हूँ। मैं उन लोगों के नाम तक ढूंढ रहा हूँ जिनको उन्होंने भट्टियों में फेंका और जो अचानक उन दिनों में काम करते करते फैक्ट्री से गायब हो गए, ठीक है जी। बड़ी अहम उस पर प्रोग्राम होगा, वहां से हम रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं पूरा कि कितने लोग थे जो। अच्छा, उस पर भी एक प्रोग्राम करेंगे बड़ा जनाब। आपने तो वो ढूंढा है, मैंने यहाँ तक ये भी ढूंढा है कि ये जब इनकी नेशनलाइज हो गई, ये रोते हैं ना कि हमारी जी नेशनलाइज हो गई थी, वो भुट्टो ने नेशनलाइज करनी थी। तो आपको शायद ये पता नहीं है हुजूर, आप तो माशाल्लाह आप तो जानते होंगे, लेकिन नाजरीन को शायद ये पता ना हो कि ये जितना चीखो पुकार करते ना, हम लुट गए थे, हम गरीब हो गए थे, भुट्टो ने हमारी मिलें छीन नहीं थी। आपको ये पता नहीं है कि उसके बदले में भुट्टो ने इनको वोचर दिए थे, ठीक है जी। लेकिन मैं अभी उसकी पूरी दास्तान वोचरों की नहीं सुनाऊंगा क्योंकि उसमें मैंने एक पूरा प्रोग्राम हम तैयार उसमें ना हम उसमें ना देखिए ना, हम उसमें करेंगे बात। आज हमने जो किया, वक्त बहुत कम कलील रह गया है, एक किया। जरा ब्रेक। थोड़ी बात उसको मुकम्मल कर, उन वोचरों को इन्होंने कहाँ बेचा और उसका क्या क्या फायदा उठा, उस पर प्रोग्राम करेंगे। उस वोचरों के बदले में ये अमीर कैसे बिल्कुल हुए। बिल्कुल। अच्छा, मैं अब जरा प्रोग्राम चूंकि काफी लेंथी हो गया, बाज़ारे हुस्न के वो जो बात कर रही थी वो भी रह गई है, वो हम इंशाल्लाह कल एक के। एक फिक्रा उस पर 2 प्रोग्राम बनते हैं, ठीक है जी। बदारे चल, हुस्न कहाँ दफन, क्या सियासतदान उसके कहाँ से जिम्मेदार है, ये आपको हम बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल, ये सही हो गया। अच्छा, अब आपको एक जो ब्रेकिंग खबर मैं दे दूं आपको। बजट आपको पता है मिल मिला के पास हो गया। अब बड़ी आसान तरीके से जो इमरान कह रहे थे, उसके बदले में जो जो कोई एनआरओ लेना चाह रहे हैं, एनआरओ क्या लेना चाह रहे हैं, ये बाहर भागना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर इनकी एक मिसेज मौजूद है शहबाज शरीफ, हम बाहर जाके अपने बाप अपने भाई से इजाजत लेना चाहते हैं कि मैं फिर दोबारा को वजीर आजम की अचकन या शेरवानी सिलवा लूं और उसके लिए कोशिश कर लूं। और उसके लिए बाकायदा अब ये बात होगी, आने वाले दिनों में आप देखेंगे लाहौर हाई कोर्ट में ये एक दरखास्त दायर करेंगे कि उनका नाम ईसीएल में निकाला जाए। और अच्छा, मैं पूरी तरह मैं खत्म कर दूं उस बात को, वो और लाहौर हाईकोर्ट इजाजत दे देगी। और बाकी खबर चूंकि वहां इंग्लैंड पहुंचने के हवाले से आप तक भी खबर पहुंच चुकी होगी कि वो अब आजकल के अंदर हो सकता है बड़ी ईद के
बड़ी ईद के करीब जाएं या बड़ी ईद के फौरन जाएं, लेकिन हो सकता है जब ईद है उन्होंने पता है आपको बाहर गुजारना होती है, तो उसकी वो तैयारी पूरी कर ली है उन्होंने, और यानी पैंट सूट सिलवा लिया वहां तक जाने का, और पाकिस्तान के अंदर अचकन और बिरयानी जो है ना शेरवानी, वो सिलवा ली है। अब आप बताइएगा। बिरयानी इनके नाम से ऐसी मंसूब हुई है, आपके नाम से आपके से बिरयानी फौरन निकल गया। अच्छा, आपने जो है वो मैं इस खबर की बिल्कुल तस्दीक करता हूँ, और ये खबर मैं इससे पहले भी एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ, और मैं बड़ा हैरान था। आपको मैं रोजाना ये पूछता हूँ कि आप ये बताइए कि वो अपॉइंटमेंट का क्या बना, वो जो डॉक्टर के साथ अगले दिन अपॉइंटमेंट हाँ, उन्होंने में कहा था, वो असल में बात ये थी, दो चीजें थी अहम। इसको मुकम्मल करके हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे, क्योंकि आज की अहम और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मियां शहबाज शरीफ अनकरीब लंदन आ रहे हैं। अच्छा जी, वो ईद से पहले आते हैं या ईद के बाद आते हैं, ये तो एक दो दिनों में आपके सामने आ जाएगा। मुझे लगता है पिछले साल वाला कुर्बानी का गोश्त उनका इंतजार कर रहा है, हजरों की एक मीट शॉप के फ्रीजर में पड़ा हुआ है, तो मियां साहब ही आके खाएंगे। दूसरा, आपने ये कहा कि इनकी एक बीवी वहां है, एक तो जनाब आप समझते इंग्लैंड की बहारों का आपको पता है, इंग्लैंड की बहारें, ओहो, ठीक है ना। जो कल एक वीडियो चल रही थी, वो उसमें से वैन में से औरतें ही औरतें निकल रही हैं, तो उसके पीछे को पंजाबी का कोई शेर चल रहे थे बड़े जबरदस्त किस्म के। तो यहाँ जनाब वो कहते हैं ना कि सदारे शेख काबा को, वो सदारे शेख काबा को हम इंग्लिस्तान देखेंगे, वो हाँ, खुदा का देखेंगे, हम खुदा की शान देखेंगे। ठीक है जी, वो हम्म, घर खुदा की कहीं, तो यहाँ तो खुदा की शान देखने के लिए आते हैं ना। बीवियों वाला तो इनका मामला नहीं है, बीवी तो वो बेचारी नुसरत बाजी जो है वो तो बीवी है ही, आगे अगली पिछली बीवियों का तो आपको पता ही नहीं है कि वो कौन सी है क्या है। फ्लैट इनके इधर हैं, हुक्के तैयार हैं, नहीं अच्छा, वो मैं जरा एक बात और, वो जो वो जो वो जो ब्यूरोक्रेट बीवी बगाई थी इन्होंने, जरा उस पर भी फरमाइश आई हुई है, उस पर भी हमने किसी प्रोग्राम में बात करनी है। जी जी। तो हम तो इनकी इनकी याशियों पे बात करते हैं, उन बेचारी बीवियों का क्या कसूर है। वो तो ये जहाँ जाते हैं आंख मारते हैं, वो नाल दस दे मैं खादमे आला, ठीक है जी। वो बेचारी कहती है अच्छा खादम, अच्छा खादम का एक ऐसा लफ्ज़ है। असल आप उसको 20 मुझे बयान और चले जाए। अरे गुटराना। सुने, ये फिक्रा ऐसा जबरदस्त है, सुने आप 20 औरतों के दरमियान चले जाएं, आप वहां जाके एक मर्तबा कहें मैं खादम, तो आप देखें कितनी औरतें आपकी कसीदा हो जाएंगी। चल चल केवल हमारा वक्त ज्यादा हो गया है, बड़ा खास तौर पर अब चूंकि तशरगी रह गई है, बहुत सी चीजें हमारी डिस्कस होनी है। 3-4 टॉपिक तो हमने पहले ही एडवांस में नाज़रीन को बता दिए, पर अभी अब इजाजत दीजिएगा, इजाजत चाहेंगे। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदा